नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बोचहां उपचुनाव के लिए मतों की गिनती 16 अप्रैल यानी कल होगी। 12 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस सीट पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यही कारण है कि एनडीए ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वोटरों को गोलबंद करते नजर आए। वहीं तेजस्वी ने भी जमकर पसीना बहाया है। वोटिंग के बाद अब मतगणना की बारी है। 16 अप्रैल का इंतजार, यानी कि कल वोटिंग के बाद अब जब मतगणना होगी तो उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे। मुजफ्फरपुर के बोचहां में उपचुनाव 12 तारीख को संपन्न हुआ और अब सबको इंतजार है 16 अप्रैल की। 16 अप्रैल यानी मतों की गिनती का दिन, यानी जो वोटों की काउंटिंग होगी वह दिन, जिसका इंतजार तमाम पार्टियों के नेता कर रहे हैं, तमाम पार्टियों को है, क्योंकि यह उपचुनाव जो है वह बेहद खास है। और इसको लेकर जो वोटिंग हुई है 59.2% वोटिंग हुई है। 2,90,764 वोटरों में से 59.2% वोटरों ने मतदान किया है। 13 प्रत्याशी मैदान में है। 13 में से 3 प्रत्याशी जो बीजेपी की बेबी कुमारी हो गई, वीआईपी की डॉक्टर गीता कुमारी हो गई, या फिर आरजेडी के अमर पासवान हैं, ये 3 मुख्य रूप से काफ़ी चर्चा में हैं। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इन तीनों में से या फिर 13 प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशियों का भाग्य जो है वह खुलता है। कल यानी 16 अप्रैल को मतों की गिनती होने वाली है। 350 केंद्रों पर वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में चर्चाएं कई तरह की है, कई तमाम नेता तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन तमाम दावों पर कल विराम लग जाएगा। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज पर मतों की गिनती होनी है। वहीं पर वज्रगृह में जो है वह ईवीएम रखा गया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रिजल्ट होगा, ये अब कल ही पता चल जाएगा। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। वोटिंग के बाद अब मतगणना की बारी है, लेकिन उससे पहले बारी है दावों की। सुनिए बड़े बड़े दावे। तो शुरू से ही इस बात को बोल रहे हैं कि आयन कैन प्रकारेण कैसे ही हमको जो है सत्ता पे काबिज आए, लेकिन बिहार की जनता शुरू से ही मन बनाई हुई थी और आगे भी मन बनाई हुई है। इसीलिए कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए थी, एनडीए है और एनडीए रहेगी। बोचहां सीट के भी अच्छे परिणाम आएंगे और एनडीए के पक्ष में ही परिणाम आएंगे। आरजेडी तो अपना अस्तित्व खो दिया है। अभी तो खुद उनको अपने घर में आग लगा हुआ है। वो खुद को अपने घर को संभाली। आपने देखा कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार चुनाव में किस तरह से जो वहाँ उनके पश्चिमी चंपारण के जो उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, उनमें उनके लालू के लाल तेज प्रताप ने किस तरह से आरोप लगाया और कहा है। ये तो अपने खुद को पोल खोला है कि किस तरह का खेल खेला गया है, कैसे वो चुनाव जीत के आए हैं। तो किसी आपके मैंने कहना चाहते हैं कि सब चीज़ पर निगाह मैंने रखना चाहिए। जो उन्होंने तो खुद को अपने पार्टी को समाप्त कर लिया। अब तो कोई जान नहीं उस पार्टी में। और आइए अब बोचहां के दंगल का सियासी एंगल समझते हैं। बोचहां विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। यहां महादलित समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में हमेशा से रहते आए हैं। 2020 की बात की जाए तो 2020 में एनडीए की ओर से वीआईपी को ये टिकट मिला था और वीआईपी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीत गए थे। मुसाफिर पासवान के निधन से ये सीट खाली हो गई, जिसके बाद यहां उपचुनाव हुए। उपचुनाव में बीजेपी ने वीआईपी को सीट देने से इनकार कर दिया और वीआईपी ने बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी के लिए बोचहां सीट प्रतिष्ठा का विषय है। वीआईपी के लिए ये अस्तित्व का सवाल है। बिहार के उद्योग के लिए आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा। बेगूसराय के बरौनी में सीएम नीतीश कुमार ने पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को रिकॉर्ड 11 महीने में तैयार किया गया है। प्लांट को 550 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है।
60 सेकंड यानी सिर्फ 1 मिनट में 800 बोतल इस प्लांट में तैयार होंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट से रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। करीब 1500 स्थानीय लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट में वर्ल्ड क्लास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आज उद्घाटन के मौके पर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, डॉक्टर नरेश तेरहान और वरुण बेवरेजेस के चेयरमैन रविकांत जयपुरिया मौजूद थे। फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार काफी उत्साहित दिखे। सीएम ने पहले की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जल्द ही बिहार में और भी फैक्ट्री शुरू होने जा रहा है। आज तो उसकी शुरुआत भी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम इनको खास तौर से बधाई देने आए और बहुत अच्छा काम हुआ। जो कुछ भी इनके साथ हुआ था वो पिछले वर्ष हुआ है फरवरी में, और उसके बाद जो काम शुरू किया तो इतने कम समय में इन्होंने पूरा का पूरा सब चीज का निर्माण कार्य 4 तरह का शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है और सचमुच बिहार में इस तरह का उद्योग पहली बार स्थापित हुआ है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। आपको बता दें कि इस प्लांट में आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। महज 60 सेकंड में 800 बॉटलिंग इस प्लांट में तैयार किए जा सकेंगे। हमारा बिहार का पहला प्लांट है और ईस्ट का सबसे बड़ा प्लांट है, और अब हमने ऑलरेडी इसका एक्सपेंशन चालू कर दिया है। सब लोगों को हमारी ड्रिंक बहुत पसंद आई है और डिमांड बहुत बढ़ रही है, इसलिए हमने ऑलरेडी इसका 50% एक्सपेंशन चालू कर दिया है। और वो इसी साल मुख्यमंत्री जी को दोबारा हम निमंत्रण करेंगे, जब वो एक बार और आके इसको देखें कि दुगना कैसे होता है ये प्लांट। समस्तीपुर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में एक चाय की दुकान पर असामाजिक तत्वों का उत्पात देखने को मिला है। करीब 100 से अधिक बदमाशों ने चाय दुकान पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। असामाजिक तत्वों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि काशीपुर लखनऊ चौक पर एक ऑटो चालक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे, तो चाय के दुकानदार ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया, जिससे नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, दुकानदार पर हमला बोला। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आया 100 लड़का रोड़ा पत्थर करने लगा, गोली तोली ओपन चला रहा था। वहाँ पर CCTV 2 जगह लगा हुआ है, फोटो पूरा ओपन आया होगा वहाँ। ये लोग कौन थे? ये था विक्की था। पता यह चला है कि गोली चली है और उसके अलावा जो है कुछ अथी नहीं हुआ। जो घायल है वो पत्थर लगा हुआ है, गोली वोली किसी को नहीं लगा है। नहीं, मात्र एक खोखा जो है बरामद हुआ है। बेतिया में एक सिपाही ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। आरा के रहने वाले संजय कुमार बेतिया सिविल कोर्ट में तैनात थे। आज पुलिस लाइन में खुद को गोली मार ली। हालांकि अभी खुदकुशी की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। डीएसपी ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कांस्टेबल हैं संजय कुमार सिंह, जो बेतिया पुलिस केंद्र में रहते थे बैरक में। इन्होंने आज करीब सुबह 10:30 बजे में अपने सर्विस पिस्टल से अपने सिर में गोली मारी है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। आवाज़ सुनकर इनके साथी जो बैरक में रह रहे थे वो बाहर आए तो इनका गिरा हुआ शरीर पाए और पास ही इनका सर्विस पिस्टल और इनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ था। तो ऐसी संभावना है कि ये किसी अपने पारिवारिक कारण से या अन्य कारण से इस तरह का कदम उठाए हैं। फिलहाल इनके परिवार वालों को खबर भेजा गया है, जब वो आएंगे तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजपट्टी इलाके में नाबालिग युवती से गैंगरेप हुआ है। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां बाजपट्टी इलाके में नाबालिग युवती से गैंगरेप हुआ है। प्रेमी ने दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी आरोपी वारदात के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। और इसी बीच कैमूर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी।
वारदात के बाद से पति जनक राम फरार है। बहू का शव देखने के साथ सास की भी मौत हो गई। मोहनिया के बघनी गांव की घटना बताई जा रही है। और सिवान जेल में बंद एक युवक को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। युवक पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से सांठगांठ का आरोप है। बढ़हरिया थाने में दर्ज एक कांड में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में युवक जेल में बंद था। युवक को एनआईए को सौंपने से पहले जेल प्रशासन ने सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद युवक को फ्लाइट से दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया। इरफान पर आरोप है कि वो कश्मीर में हुए हथियार सप्लाई के धंधे में संलिप्त है। हथियार जैश-ए-मोहम्मद संगठन के एक सदस्य को सप्लाई की गई थी। जांच के बाद एनआईए टीम को सिवान के साथ सारण जिले से हथियार सप्लाई के सबूत मिले थे। बताया जा रहा है कि युवक ने कुल 7 पिस्टल कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य को 7 लाख में बेचे थे। पिछले दिनों हथियार सप्लाई मामले में सारण जिले से भी 4 युवकों की गिरफ्तारी एनआईए ने की। सारण से गिरफ्तार युवकों में 2 सगे भाई हैं। हम ना जाने नहीं तू कहाँ रहेला ना रहेला, हम कुछ नहीं की जाने। कभी घरे आवत रहलन कि ना? कबो घरे ना। 5-6 साल घरे उनकरा वैला भ गई। आ उहे एक बार में आई तो हमनी के सुन लेम सा ओकरा पहले हमनी के नहीं समझेम सा। मतलब कभी रो जानकारी रह कि हमर बेटा का अपराध करता ना, कुछ हमनी खुद जानता ही नहीं की सो। हम जानते ही नहीं की। एनआईए के टीम सिवान मंडल कारा में बंद इरफान उर्फ चुन्नू को पकड़कर अपने साथ ले गई है। इरफान पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से सांठगांठ का आरोप लगा है। इरफान इसी मंडल कारा में आर्म्स के तहत बंद था। हालांकि उसके परिजन से हमारी बात, उनके परिजन का कहना है कि कई सालों से इरफान घर नहीं आ रहा था और हम लोग उसे घर से निकाल दिए थे। उनका मम्मी का आरोप है, क्या करता है क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो आतंकी संगठन जो है लश्करे, उससे सांठगांठ का आरोप है। और कुछ दिन पहले जो छपरा से कुछ गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद कन्फेंशन पे आधार पे इसी गिरफ्तारी हुई है। और कुछ पिस्टल यानी 7 पिस्टल बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन को मुहैया कराने के आरोप है। फिलहाल एनआईए की टीम इस मंडल कारा से उसे अपने साथ ले गई है। अब पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, अब एनआईए की टीम के द्वारा पता चलेगा कि आखिर उस पर क्या क्या आरोप है और कहाँ क्या उसकी संदिग्ध गतिविधि रही है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। गोपालगंज शहर से सटा NH-27 इन दिनों वाहनों का अवैध पार्किंग स्थल बन गया है। गाड़ियों की पार्किंग अक्सर कॉलोनी से लेकर बसडीला बाजार तक होती है। 4 लेन पर बड़ी गाड़ियों के बड़े रहने के कारण अक्सर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ये हाल तब है जब NH पर हाल के दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर हाथ पैर गंवा चुके हैं। NH-27 पर अवैध पार्किंग का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में NH-27 पर अवैध पार्किंग से आए दिन दुर्घटना हो रही है। अभी मौजूद है गोपालगंज के बंजारी चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि NH-27 से 4 लेन सड़क है यह, और जो दिल्ली से गुवाहाटी तक जाती है। और यहाँ पर सरपट गाड़ियाँ जो है दौड़ती है, लेकिन यहाँ दोनों सड़क के दोनों किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग है। देख सकते हैं यहाँ छोटी गाड़ियाँ भी दुर्घटना की शिकार हो जाती है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, बाइक चालक कुछ कहना चाहते हैं, वो भी हम जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। यहाँ पर हमेशा अवैध पार्किंग लगा रहता है, जिससे लोग काफ़ी परेशानी होती है। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। जब भी आते हैं देखते हैं यहाँ बराबर एक्सीडेंट भी होता रहता है। क्या होना चाहिए यहाँ प्रशासन ध्यान दे, नहीं हटना चाहिए यहाँ से, हटना चाहिए जी। दुर्घटना भी होती है। हाँ, दुर्घटना होती है। तो वाहन ये चालक है, इन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चूँकि अवैध पार्किंग है और प्रशासन की नज़र, इसके अलावा जो NHAI है उसका भी नज़र यहाँ पर नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गर्मी बढ़ने के साथ पटना में एसी और कूलर की बिक्री बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने के बाद दुकानदारों ने पूरा स्टॉक मंगा लिया है। पटना के एक दुकान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने।
राजधानी पटना समेत 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने की नए तरकीब अपना रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में एसी कूलर लगा रहे हैं ताकि इस चिलचिलाती धूप से उन्हें राहत मिले और जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही है, एसी की ठंडी हवाएं उन्हें राहत दे। यही वजह है कि राजधानी पटना में जितने भी एसी और कूलर की दुकान है उस पे ग्राहकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। दुकानों में भी एसी और कूलर के स्टॉक बहुत अधिक मात्रा में मंगाए गए हैं ताकि किसी भी ग्राहक को कोई तकलीफ ना हो। जब ग्राहक दुकानों में आए तो उन्हें अपने मनपसंद एसी और कूलर वो आराम से दुकान में खरीद सके। इसके साथ ही साथ फ्रिज की डिमांड भी बढ़ गई है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोग स्टॉक मंगाए हैं ताकि जिस तरीके से गर्मी में लगातार एसी और कूलर की डिमांड बढ़ी है, ऐसे में लोगों को तकलीफ ना हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग कस्टमर्स को जो भी हमारे पास आ रहे हैं तो पूरा के पूरा स्टॉक का ख्याल रखे हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आए, एसी लेना हो या कूलर लेना हो या फ्रिज लेना हो, तो स्टॉक हम लोग भारी मात्रा में उठा रखे हैं ताकि कस्टमर जो भी आएंगे वो यहाँ से लौट कर खाली हाथ ना जाएं। एसी लेना हो एसी लेके जाएं, कूलर लेना हो कूलर लेके जाएं, फ्रिज लेना हो फ्रिज लेके जाएं। तो जिस तरीके से हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है, ऐसे में हर एक दिन लगभग 100 एसी की एक दुकान से लोग खरीदारी कर रहे हैं। फ्रिज की डिमांड भी बढ़ गई है और साथ ही साथ जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते, वो कूलर खरीद कर अपने घर ले जा रहे हैं और खुद अपने आप को और अपने परिवार को इस चिलचिलाती धूप, गर्म हवाओं से बचाने के लिए एसी और कूलर का सहारा ले रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू अध्यक्ष से मिले हैं सच्चिदानंद राय। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू अध्यक्ष से सच्चिदानंद राय ने मुलाकात की है। एमएलसी चुनाव में निर्दलीय जीते हैं सच्चिदानंद राय। ललन सिंह के आवास पर दोनों के मुलाकात हुई है। पहले बीजेपी में सच्चिदानंद राय थे और टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और एमएलसी चुनाव में उन्होंने जीत भी दर्ज की। सारण से सच्चिदानंद राय ने जीत दर्ज की है और जिसके बाद ये मुलाकात उनकी हुई है। ललन सिंह के आवास पर जेडीयू अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जेडीयू अध्यक्ष से मुलाकात की है सच्चिदानंद राय ने। एमएलसी चुनाव में सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव जीता है। आपको बता दें कि पहले सच्चिदानंद राय बीजेपी में थे, टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। रविवार को दोपहर देवघर त्रिकुट रोपवे में एक बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 57 लोगों की जान मुश्किल में फंस गई थी। हादसे के पहले दिन लगभग 50 स्थानीय लोगों ने 11 यात्री को रेस्क्यू किया था। ये रेस्क्यू तब किया गया था जब कोई भी रेस्क्यू टीम त्रिकुट पर नहीं पहुंची थी। खुद से लोगों ने पहाड़ पर चढ़कर 11 लोगों को बचाया था। रेस्क्यू में लगे स्थानीय लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। त्रिकुट रोपवे हादसे के मामले में कुल 48 लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू करके निकाला, लेकिन उससे पहले यानी कि जिस दिन ये घटना घटी थी रविवार के दोपहर को, उस दिन लगभग 10 से 11 लोग जो ट्रॉली में फंसे हुए थे, मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि उस जगह पर जो ट्रॉली है 11 नंबर से ऊपर ट्रॉली में जितने भी लोग फंसे थे 10 से 11 लोग, वो यहाँ के सभी स्थानीय लोग और पन्ना लाल जी के साथ जो यहाँ स्थानीय लोग थे सभी वो मौजूद थे। ये वो सभी लोग हैं जो लगातार उस दिन कड़ी मेहनत करके उन लोगों को उस पहाड़ पर से नीचे उतारे थे, क्योंकि उस समय ना एनडीआरएफ की टीम आई थी, ना सेना के जवान आए थे, ना ही आईटीबीपी के लोग आए थे, यानी कि कोई भी जो सुविधाओं देने वाले जो लोग थे जो दूसरे दिन रेस्क्यू कर रहे थे वो पहुंचे ही नहीं थे यहाँ पर। तो इन लोगों के द्वारा पहला दिन जो है रेस्क्यू किया गया था। देखिए कि एक छोटा बच्चा भी इस रेस्क्यू में शामिल था, जो स्थानीय लोग हैं ये लोग, और लगातार जो है उस दिन कड़ी मेहनत करके लोगों को बाहर निकाला है। अपना आने का बाद ऊपर का एक ट्रॉली गिर गया, गिरने का ऊपर से सूचना आया, सूचना आने का बाद हम लोग सोचे कि पहले मटेरियल रूप पे चालू करके उसको उतार लेंगे। मटेरियल रूप पे चालू नहीं हुआ, चालू नहीं होने का बाद तो एक ही बार दिमाग में आया, हमें जितने स्टाफ था उसको बोले
सबसे पहले लाइन को खाली कीजिए, लाइन को खाली कीजिए। तो हम लोग लाइन खाली करने के लिए तब तक ग्रामीण सब कुछ आया, सब शिक्षा बस्तिया का आदमी सब मिलके हम लोग 4 केबिन उस दिन खाली किए थे। तब कितने लोग थे उसमें? 18 आदमी, मतलब 16 आदमी बड़ा था और दो बच्चा था, 18 आदमी। लोग जैसे सूचना मिले तो हम लोग दौड़ते हुए रोपवे के पास आए तो देखते हैं यहाँ पे अचानक एक बेग घटना। फिर हम लोग सब अपने आप में हल्ला करने लगे कि रास्ता व्यवस्था करो, ट्रॉली व्यवस्था करो, कि जहाँ तक संभव हो हम लोग उतारे। चोटिल को कैसे उतारे हैं आप? चोटिल को केबिन तोड़ के हम लोग कंधे पे नीचे उतारे, अपने कंधे पर? जी, सभी स्थानीय लोग, जितना भी ग्रामीण लोग हैं सभी हम लोग मिल के कंधे से नीचे उतारे। फिर नीचे एम्बुलेंस लगा हुआ था, उस पर बैठा के हम लोग देवघर भेज दिए। एम्बुलेंस पहुंच चुका था जी। सबसे पहले पीसीआर वैन में थे, मतलब पीसीआर वैन यहाँ पे पहले से मौजूद था घटना स्थल से पहले। उसके बाद हम लोग उतार के और पीसीआर वैन में बोझ के और उसको भेज दिया गया। उसके इस रेस्क्यू में आप लोग में कोई ऐसे हैं जिसको चोट लगा हो? हाँ, एक परफुल था, एक परफुल था जो आया नहीं है। एक परफुल का के लड़का था जो मटेरियल रोपे से बार बार वो सामान लेके नीचे रेशियो जो मिलिट्री लोग थे बीच 2 नंबर टावर में, तो वहाँ सामान पहुँचाना था। वो जाना आना करते करते वो एक बार उसके कमर में चोट भी लगा, जो अभी घर में वो रेस्ट में है। ये पहले दिन की जब घटना थी तो जब हम लोग यहाँ, जैसे कि बड़े भाई बोल रहे थे बोला, जब यहाँ पर आए कोई भी नहीं था, पूरा कंपाउंड खाली था, सब कोई फरार था, यहाँ कोई था ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा यार किसी को तो उतारना। जैसे एक महिला थी जिनका कपार फटा हुआ, चिल्ला रही थी कि हमें किसी तरह नीचे उतारो, किसी तरह नीचे उतारो। तो केबिन आके इसे जो बड़ा पत्थर में देखिए वहाँ पे वो धुलसा चुका था, 11 नंबर केबिन टूट चुका था। तो उसके बाद किसी तरह महिला को बड़े भैया, विजय भैया लोग सबको, पिंटू लोग सबको मिलकर उनको निकाले। उसके बाद जब शाम होने लगा, जब जैसे कि हम लोग 11 आदमी को सही सलामत उतारे, उसके बाद जब शाम हुआ, जब सांसद जी आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने मटेरियल रोपे पे चढ़ा, करीब आधा घंटा तक चला कि जाएंगे। उनके बाद उनको उतारा। उसके बाद उसी दिन गिरने के बाद जो मटेरियल रोपे जो आप देख रहे हैं, वहाँ से उसी रोपे पे बैठ के मैं ऊपर गया, आदमी से पूछता रहा आपको क्या है, किसी तरह का दिक्कत है तो कोई पानी लोगों के साथ बने रहे। और उसके बाद 18 घंटा ऊपर में मैं वो जो टावर जो देख रहे हैं ऊपर वाला, वहाँ से मैं लगातार वहाँ से अनाउंस करता रहा कि अली सरकार आपके लिए हेलीकॉप्टर भेज रही है, आपके लिए पानी की व्यवस्था। उसके बाद टोटल मेरे साथ उपेंद्र दा थे, गोविंद था, ये थे। हम लोग वो टावर से कहीं गए नहीं, आदमी से बात करते रहे। तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा था, और सेवा भाव से इन लोगों को ना कोई कैमरे की चमक की जरूरत थी, ना ही इन्हें कोई फोकस चाहिए था, लेकिन अपने लिए इन लोगों जो यहाँ, क्योंकि यहाँ रहते हैं, स्थानीय हैं, और ये संतुष्टि के लिए कि हमने भी कुछ किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 50 आदमी लगभग जो है यहाँ स्थानीय लोग मिल के यहाँ पे रेस्क्यू किए थे आर्मी के जवान के आने के पहले। और सभी एक चीज मांगते हैं कि इन्हें जो है एक सम्मान जरूर मिले। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।